नमस्कार दोस्तों, हमारे 3 चैप्टर जो हैं हो चुके हैं, जिसमें से क्या है परसेंटेज, रेशियो और उसके बाद में हमने किया था क्या प्रॉफिट एंड लॉस। अब आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। अब चाहे तो आप इसे ये समझ लीजिए कि ये रेशियो का पार्ट है, चाहे आप इसे ये समझ लीजिए कि ये लाभ हानि का पार्ट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक हिस्सा है, चाहे जो भी है। इसको यहां करवाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि अब आपको रेशियो भी पूरा आता है और लाभ हानि भी पूरा आता है, ठीक है। तो हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चैप्टर, हम इसको क्या है अलग से इंडिविजुअली एक चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है पार्टनरशिप, साझा। तो स्टार्ट करने से पहले भी एक मैं आपको बात बता दूं थोड़ा सा, कि आज थोड़ा बाहर साउंड का अगर आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि आज क्या है कि हम थोड़ा दिन में शूट कर रहे हैं, डेली हम रात को शूट कर, आपके लिए क्या है कि ताकि आपको साउंड की दिक्कत ना हो इसलिए रात को शूट करते हैं, क्योंकि बाहर क्या शांति होती है। आज क्या है कि थोड़ी सी मजबूरी थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, दिन में शूट करना पड़ रहा है। तो अगर साउंड की आपको थोड़ी बहुत कोई आ रही हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप में पहली बात तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप हमारा पहला जो लेक्चर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसे पूरा देखें। इसके अंदर ज्यादा जो महत्व है वो रेशियो का है, लाभ हानि का महत्व नहीं है इसके अंदर। इसमें जो महत्व है ज्यादा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को पूरा कीजिए और उसके बाद में क्या है कि ये चैप्टर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे इसके, कंसेप्ट्स क्या हैं इसके। तो देखिए भाई कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखो पार्टनरशिप होती है कि जब दो लोग, मान लीजिए ए और बी है, या आप और मैं हूं, तो हम क्या करेंगे कि 1 लाख रुपया आपने दिया, 1 लाख रुपया मैंने दिया, और हमने क्या किया, मिलकर एक व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जब हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद में जो हमारा लाभ होगा, यानी कि मान लीजिए आधा पैसा आपका था, आधा पैसा मेरा, 1 लाख रुपया आपका, 1 लाख रुपया मेरा। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 1 साल के बाद में लाभ होगा या 2 साल के बाद में, जब भी हम अपना हिसाब करेंगे, यहां आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आपका क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, वो माना जाता है 1 साल का। लगभग आपको 90% क्वेश्चन के अंदर 1 साल का ही मिलेगा। अगर 1 साल से ज्यादा है, मान लीजिए 6 महीने बाद हिसाब किया या 2 साल बाद हिसाब किया, तो वो अलग से क्या है आपको वहां सवाल के अंदर मेंशन किया हुआ होगा। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है 1 साल का, कि हमने हिसाब कब किया है, 1 साल के बाद किया है। एक बात आपको समझ आई होगी। अब हमने आधा आधा लगाया था पैसा, 1 लाख रुपया आपने लगाया था, 1 लाख रुपया मैंने लगाया था। तो जब हम 1 साल के बाद में हिसाब करेंगे, तो जब हम हिसाब करेंगे तो वहां पर जो हमें लाभ होगा, हमें जो वहां पर लाभ होगा वो क्या होगा, हमारा आधा आधा भी होगा। तो यहां पर आप क्या समझे, यहां पर आप ये समझे कि जो साल के अंत में लाभ होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमें प्रॉफिट होता है, वो क्या होगा, दैट इज डिवाइडेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल। वो क्या है, पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर ए ने 1 लाख रुपया लगाया और बी ने भी 1 लाख रुपया लगाया, तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि अगर मान लो साल के एंड में 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ए ने 1 लाख रुपया लगाया, बी ने भी 1 लाख रुपया लगाया, तो साल के एंड में मान लीजिए 10,000 रुपए का लाभ हो रहा है, तो वो 10,000 रुपए का लाभ क्या होगा, आधा आधा बांटा जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। अगर मान लीजिए कि इसके ए ने लगाए कितने, 2 लाख रुपए, और बी ने लगाए 1 लाख रुपए, तो इनका जो लाभ बंटेगा वो क्या बंटेगा,
इस पूंजी का हम रेशियो निकाल लेंगे, कैपिटल का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2:1 में आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप इसको अपने ऊपर लेके देखिए कि आपने लगाए 5 लाख रुपए, मैंने लगाए 2 लाख रुपए, तो क्या हमारा प्रॉफिट कभी भी आधा आधा होगा? क्या नहीं होगा ना। आप ये बात बोलेंगे कि सर मैंने आपसे ज्यादा पैसे लगाए तो मेरा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ये बात सही है और जायज भी है ये बात। तो जिसने ज्यादा पूंजी लगाई उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है और जो भी आदमी ने कम पूंजी लगाई उसका प्रॉफिट कम होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात, ये तो था, मैंने ये माना कि एक साल ए ने पूंजी लगाई और एक ही साल किसने पूंजी लगाई? बी ने पूंजी लगाई। तो हमने यहां टाइम को मेंशन कहीं पे भी नहीं किया क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल था। भी हम दोनों ने जब से स्टार्ट किया था उसके बाद में हमने 1 साल तक काम किया। तो 1 साल आपने क्या लगाया? अपना पैसा लगाया और 1 साल के लिए ही मैंने अपना पैसा लगाया। इसलिए मैंने यहां पर कहीं पे भी टाइम को मेंशन नहीं किया, टाइम को मैंने काम में नहीं लिया क्योंकि आपका और मेरा टाइम बराबर था। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि टाइम भी अलग अलग है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब यह है कि ए ने लगाया 1 लाख रुपया, बी ने भी लगाया 1 लाख रुपया। ए ने कितना लगाया? 1 लाख। बी ने भी लगाया कितना? 1 लाख। लेकिन आप एक बात बताइए कि ए ने 6 महीने पैसा लगाया, मैं मान रहा हूं यहां पर स्टैंडर्ड टाइम 12 महीने का कि हम हिसाब करेंगे 12 महीने बाद में। ए ने 6 महीने पैसा लगाया और 6 महीने बाद ए कहता कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना और मैं जा रहा हूं, मुझे मेरा पैसा वापस दो। तो आप ये बताओ कि साल के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ? मान लीजिए 10,000 का। तो क्या आप इसको आधा आधा बांटेंगे? क्या नहीं, आप कहोगे कि सर ए ने तो कितना पैसा लगाया था? 6 महीने के लिए पैसे लगाया था और बी ने कितना लगाया था? कुल 12 महीने के लिए। तो यहां क्या करते हैं कि जब आपको टाइम अलग अलग दे रखा हो, जैसे ए ने 6 महीने लगाया और बी ने 12 महीने लगाया, तो उसे भी क्या कर देंगे हम? इसकी जो पूंजी होगी पूंजी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लाख से 1 लाख कट जाएगा और 6 पे 12 कट जाएगा, तो आएगा 1:2। यानी कि इसको अगर 1 रुपया मिलेगा तो इसको 2 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर टाइम भी बीच में मेंशन होता है, टाइम भी काम करता है। क्योंकि आप खुद सोचिए एक बात को कि इसने 6 महीने के लिए लगाए, इसने 12 महीने के लिए लगाए, तो बताओ भाई आधा आधा पैसा किस चीज का? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पूरी बातों में ये 2 बातें समझ आई होगी कि जब भी मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है कि मैं प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटूं, तो उसके लिए 2 बातें काम आती हैं। पहली बात कि उनका पैसा क्या क्या था, उनकी कैपिटल क्या क्या थी। दूसरी बात, उन्होंने कितने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया। दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में आपका प्रॉफिट डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए अगली बात। हालांकि अगली बात हमारे इतनी काम नहीं आती, लेकिन जब भी आगे जाकर सवाल आएगा तो वहां पर मुझे ना समझाना पड़े, क्योंकि एक चीज क्या होती है, देखो फ्लो टूट जाता है। हम सवाल कर रहे हैं और बीच में अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा तो उससे क्या होगा? फ्लो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो बात मैं यहीं पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि साझेदार जो होते हैं, साझेदार या पार्टनर्स जो होते हैं, वो पार्टनर्स होते हैं 2 तरह के। हम यहां पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, हम यहां पे क्या है, बिजनेस नहीं पढ़ रहे, हम यहां पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और हमारी मैथमेटिक्स में पार्टनर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कितने प्रकार के होते हैं, मैथमेटिक्स में हमारे पार्टनर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रिय और एक होता है क्या? निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव और निष्क्रिय का मतलब होता है पैसिव। इन दोनों से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? इन दोनों का तात्पर्य यह है कि सक्रिय साझेदार, एक्टिव साझेदार या एक्टिव पार्टनर वो होता है जो काम करता है। अब आप कहोगे जी काम करने का मतलब? काम करने का मतलब दोस्तों ये है कि 1 लाख रुपया आपने लगाया, 1 लाख रुपया मैंने लगाया, 2 लाख रुपया लगा दिए। अब देखिए
मान लीजिए कि आपके पास में समय नहीं है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपया लगाऊंगा और उसके बाद में मैं कभी भी नहीं संभालूंगा, मैं आऊंगा 1 साल के एंड में क्या करने, हिसाब करने। 1 लाख रुपया आपने लगाया था और 1 लाख रुपया ही मैंने लगाया था। हमारी जो पूंजी थी वो बराबर थी, हमारी जो कैपिटल थी वो बराबर थी। लेकिन आपने ये कहा कि मैं 1 लाख रुपया आपको दे के जा रहा हूं। क्यों? आपको कोई और काम होगा, पढ़ाई करनी है, जो भी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बिजनेस को मैं संभाल लूंगा। यानी कि हम दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली, लाख रुपए आपने दिया, लाख रुपए मैंने दिया, 2 लाख रुपए की हमने दुकान खोल ली। और दुकान खोलने के बाद में उस दुकान पे काम कौन करता है? मैं करता हूं। आप 1 लाख रुपया अपना लगाकर और भूल गए और आप आएंगे 1 साल बाद में हिसाब किताब करने के लिए। लेकिन उस 1 साल में प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत हुई होगी या नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। वो मेहनत की किसने? मैंने की, क्योंकि मैं वहां बैठता था, दुकान पर बैठता था। तो क्या मुझे अलग से कुछ वेतन या अलाउंस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? मुझे कुछ इंग्लिश के अंदर बोलते हैं रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, है ना। किसी को काम के बदले मिलने वाला पैसा पारिश्रमिक, वेतन कह लीजिए, पारिश्रमिक कह लीजिए, या उसको अपने ये कह सकते हैं रेम्यूनरेशन। तो क्या मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आपने काम किया है। यही बात है ना, आपने लाख रुपया आपने लगाया, लाख रुपया मैंने लगाया, लेकिन दोनों ने रुपया तो लगाया 1-1 लाख रुपए, लेकिन मैंने अलग से मेहनत भी तो की। दुकान को जो संभाला वो मैंने संभाला। तो उसके लिए क्या होगा कि जब लास्ट में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पहले मैं निकाल लूंगा अलग से। जैसे ए और बी मान लीजिए 2 लोग हैं, इन्होंने 1-1 लाख रुपया लगाया। 1-1 लाख रुपया इन्होंने लगा दिया और 1-1 लाख रुपया लगाने के बाद में बी पैसे लगाकर भूल गया मतलब कि वो अब नहीं आता, वो काम नहीं करता। उसने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन वो काम नहीं करता। ए क्या करता है? काम करता है। ए को मैं मान लेता हूं क्या? एक्टिव पार्टनर या सक्रिय साझेदार, और बी सक्रिय साझेदार नहीं है। बी क्या है? एक पैसिव पार्टनर है या निष्क्रिय साझेदार है। साल के एंड में टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। क्या ये 10,000 रुपए आधे आधे बंटेंगे क्या? नहीं, ठीक है ना, नहीं बंटेंगे। तो इस 10,000 रुपए का क्या होगा, अब मैं आपको समझाता हूं। तो एक होती है देखो पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप जब हम करते हैं, हम साझा जब पहले करेंगे तो हमारे बीच में कुछ बात हुई होगी। वो बात क्या हुई होगी कि मैं इतना % पहले से मेरा अलग से लूंगा। मतलब मान लीजिए अपने बीच में बात हुई कि सक्रिय साझेदार को लाभ का 20% अलग मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो क्या है पीछे बचेगा प्रॉफिट, वो उनकी पूंजी के अनुपात में बंटेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि उनके बीच में क्या बात हुई। मान लेते हैं कि सक्रिय साझेदार को लाभ का 20% अलग से मिलेगा। जो पीछे लाभ रह गया, रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उनका क्या बंटेगा? उनकी कैपिटल के रेशियो में, उनकी पूंजी के अनुपात में बंटेगा। तो अब मान लीजिए 20% था, तो 20% 10,000 का 20%, तो 2,000 रुपए तो एक को अलग से मिल जाएंगे। ये तो क्या मिला उसको? पारिश्रमिक क्या, किस बात का? क्योंकि वो सक्रिय साझेदार, उसने सारी साल काम किया है, उस बात के 2,000 रुपए। उसके अलावा क्या होगा? पीछे क्या बचे? 8,000 रुपए, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना था? 10,000, 2,000 रुपए ए ले गया, पीछे बचे 8,000 रुपए। 8,000 रुपए इनकी जो पूंजी का रेशियो आएगा उनके अनुपात में बट जाएगा, उनकी कैपिटल का जो रेशियो आएगा उसके अनुपात में बट जाएगा। तो 1:1 है, तो आधा आधा हो जाएगा, 4,000 और 4,000। तो इस तरह से ए को क्या मिला? ए को मिला 2,000 रुपए रेम्यूनरेशन और 6,000 रुपए ये, तो टोटल मिले 6,000 रुपए। और बी को कितने मिले? 4,000 रुपए। हालांकि उनकी पूंजी क्या थी? बराबर थी, लेकिन ए को सक्रिय साझेदार होने के बदले में कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बस यही था इसके अंदर, और पार्टनरशिप में कोई भी ऐसा अलग से नहीं आएगा, कोई टाइप नहीं बनेगी, कोई अलग से कंसेप्ट नहीं आएगा। इसी जो मैंने बताया है इसी के बेस पर हम आगे से आगे क्या करते रहेंगे, सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और हम वहां तक जाएंगे जहां हमसे सी सेट पूछता है, या यूपीएससी हमसे पूछती है, और उससे भी 2-4 सवाल हम ऊपर के करेंगे, ताकि अगर यूपीएससी कोई नया
प्रयोग करे, है ना, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं यूपीएससी के द्वारा, तो उसमें भी आप क्या हो जाओ, सफल हो जाएं, है ना। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले काफी दिनों से मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता था। पहली बात तो ये भी, धीरे धीरे जो व्यू हैं वो उनका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो क्या है, कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि या तो आपका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है, या आप उसको शेयर या लाइक नहीं कर रहे। देखो भी, आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, है ना, यूपीएससी की तैयारी का मतलब है कि आप, मैं यही दुआ करता हूं कि आप क्या बने, आईएएस ऑफिसर, है, टॉप रैंक में आए आप। लेकिन देखो, आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको एक चीज ये जरूर पता होगी कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है यहां पर, ठीक है ना, भी जब कोई आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसको मोटिवेशन जरूर मिलना चाहिए। अब आज मान लीजिए कि आपसे कोई काम करवाए, 2 महीने करवाया, 4 महीने करवाया, और आपको सैलरी ना मिले तो क्या होगा, नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन, हमें क्या चाहिए, हमें ना तो आपसे चाहिए पैसा, हमें कोई फीस नहीं चाहिए, हमें कोई पेड कोर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपका मोटिवेशन। और ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप 1 साल तक क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तब जाकर आप लायक होते हैं कि आप यूपीएससी के एग्जाम को फाइट कर सकें। तो क्या 1 साल आप लगातार बिना मोटिवेशन के नहीं पढ़ पाओगे? ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि 1 साल तक यदि आपको कोई मोटिवेशन ना मिले तो आप नहीं पढ़ पाओगे। 1 साल जो आपकी मेहनत है उसके पीछे या तो आपका कोई गोल होता है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से मोटिवेट आपके माँ बाप हैं या किसी और को देखकर आप क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे मोटिवेट जरूर होते हैं। तो उसी से क्या है कि आप आगे पढ़ाई कर पाते हैं। हमें भी क्या है, यहां पर अगर मेहनत करनी है तो हमें भी क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी आपसे, अगर आपको लेक्चर देखिए पसंद आता है तो लाइक उसको जरूर किया कीजिए और आगे से आगे उसको शेयर भी कीजिए। देखो उसमें हमारा भी फायदा है। फायदा हमारा क्या है, देखो ये नहीं है कि हमारा भी आर्थिक फायदा नहीं होता। हमें क्या है वो चलो एक अलग मैटर है, हमें मोटिवेशन मिलता है भी। आज अगर हमारे 1000 हैं व्यूज, कल 2000 होते हैं, फिर 3000 होते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम भी उसी हिसाब से क्या है मेहनत कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जरूर आप इस बात का थोड़ा गौर किया कीजिए। दूसरी बात ये भी, आप खुद भी मोटिवेट रहिए। हमें भी ठीक है मोटिवेशन चाहिए, लेकिन आप उसके साथ साथ खुद भी मोटिवेट रहिए। बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। कुछ करना है, ठीक है ना, कुछ करना है तो देखो मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। 1 साल तक देखो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके बाद जाकर ही सक्सेस मिलेगी। होता क्या है कि इच्छाएं हर आदमी की होती है ना, इच्छाएं हर आदमी की होती है, हर कोई चाहता है। आप अगर एक छोटे से बच्चे को पूछेंगे, अगर उसको पता है यूपीएससी क्या होती है, तो वो भी कहेगा जी मुझे भी कलेक्टर बनना है। हर आदमी को उठा लीजिए, उसको क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। इच्छाएं रखने से क्या होगा, इच्छा मेरी भी है कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन क्या इच्छा रखने से मैं कलेक्टर बन जाऊंगा क्या? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। इच्छा को पूरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितना आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बात है ये। अकेली इच्छा से क्या होगा? अकेली इच्छा से कुछ भी नहीं होगा। इच्छाएं पूरी होती है, और मैंने अपने जीवन में इच्छाएं पूरी होती देखी भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कतई ही कि इच्छाएं रखने से पूरी हो जाती है या इच्छाएं पूरी नहीं होती किसी की। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती, बिल्कुल पूरी होती है। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछ के देखा है क्या कि आपने मेहनत की क्या उसको पाने के लिए? आपको खुद पे शर्म आ जाएगी
कि नहीं, मैंने प्रयास ही नहीं किया था उस चीज को पाने के लिए। तो जब भी आप जिंदगी में, भगवान ना करे कि कभी आप फेल हो अपने जीवन में, लेकिन जब भी कभी आप फेलियर होते हैं तो आप उस दिन अपने आप से पूछ के देखिएगा। किस्मत को दोष मत दीजिए, किसी और को दोष मत दीजिए, वो दोष हमारा खुद का है। और उसके लिए जब आप एक अकेले कमरे में बैठकर जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि क्या मैंने उस चीज को पाने के लिए मेहनत की थी, आपको जरूर जवाब मिलेगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं, मैंने प्रयास ही नहीं किया था, इसलिए मैं असफल हो गया। तो इतनी एक छोटी सी बात मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था कि इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता, इच्छाएं कभी भी रखने से पूरी नहीं होती। इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो हमारे से होती नहीं। तो मेहनत कीजिए, उसके बाद में आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है ना। तो कभी अपने आप से जब भी आप हतोत्साहित हो, बोर हो रहे हो या डिमोटिवेट हो जाएं, डिमोरलाइज हो जाएं, तो आप अपने आप से पूछना कभी भी ये सवाल कि मैं क्या कर रहा हूं। जब आपको खुद पे गिल्टी फील होगी तब आप अगले दिन दोबारा से क्या करोगे, मेहनत करनी शुरू करोगे। तो मोटिवेशन बाहर नहीं है, मेरे कहने से मोटिवेशन नहीं हो रहा, मोटिवेशन अंदर है आदमी के, ठीक है ना। मोटिवेशन आदमी के अंदर है, मोटिवेट आदमी खुद होता है। तो इसलिए कभी भी अपने आप से ये सवाल पूछना कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो मोटिवेट होते रहिए। चलो ज्यादा टाइम अब आपका नहीं लूंगा मैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए अभी पहला सवाल स्लाइड में आ रहा होगा आपको। तो पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है कि दो साझेदार ए और बी, दो साझेदार ए और बी 30,000 रुपए और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 30,000 रुपए लगाकर और 50,000 रुपए लगाकर, ए ने 30,000 लगाए, बी ने 50,000 लगाए, रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। अब देखो अभी इसमें मैंने इंग्लिश को रिपीट इसलिए नहीं किया, इसमें क्या बताऊंगा आपको। ए इन्वेस्ट 30,000 एंड बी इन्वेस्ट 50,000 रुपीज, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वही बात मैंने आपको अब बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बताया था कि, और अब तो आप मोटिवेट भी हो चुके होंगे आशा करता हूं मैं। तो क्या है कि जो इनके लाभ का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनकी पूंजी के अनुपात में होता है। हमेशा क्या होगा, लाभ का अनुपात हमेशा इनकी पूंजी के अनुपात में होगा। द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो 4 से 4 कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 3:5, 3:5 आ जाएगा। आप के मन में एक बात आ रही होगी भी यहां कहीं हमें टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम की यहां जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टाइम जो होगा वो दोनों का सेम होगा, इसीलिए तो उसने हमें दिया नहीं। उसने कहा ए ने भी पैसा लगाया और बी ने पैसा लगाया, साल के एंड में बताओ। इसका मतलब हम ये क्या मान रहे हैं, सवाल वाला क्या मान रहा है कि दोनों का सेम टाइम है। और जब समान समय के लिए पैसा लगाया जाता है तो हम वहां समय को उस जगह पर समय का हमारे लिए कोई भी महत्व नहीं होता, ठीक है। ये बात आगे समझ में आपके। तो कितना आ गया, 3:5। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय को 25,000 की पूंजी से आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी भी 30,000 की पूंजी लगाकर उनमें शामिल हो जाता है। देखो पहले तो ये पूंजी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, ए और बी की। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से साफ दिखे। बी और ए 25,000 की पूंजी से आरंभ करता है, यानी कि स्टार्टिंग में कौन था, केवल ए था। और 5 महीने बाद बी भी 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसमें ऐड हो जाता है। 5 माह बाद इसने क्या किया कि क्या है, 30,000 रुपए की पूंजी लगाकर जुड़ जाता है। अब सबसे पहली बात, बच्चे गलती क्या करते हैं,
बच्चे गलती ये करते हैं कि एक तो बात ये बताओ कि इसने 5 माह बाद लगाया और इसने लगाया 25,000 रुपए स्टार्टिंग से लगे, और उसने ये हमें नहीं बताया कहीं भी कि इसने हटाए पैसे। क्या इसने कहीं भी ये बताया क्या कि ए ने अपने पैसा निकाल लिया? कहीं नहीं बताया। इसका मतलब हम क्या मानेंगे, ए जो था वो शुरू से लेकर एंड तक व्यापार में था, बी जो था वो बीच में आया और रहा कहां तक, एंड तक। ए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक था और बी क्या था, बीच में आया और बीच से आकर कहां तक रहा, वो लास्ट तक वो रहा। अब देखिए यहां पर एक बात कि साल के अंत में उनके क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो देखो इसने जो 25,000 रुपया लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने इसने अपना पैसा लगाया कि नहीं लगाया, लगाया ना, बिल्कुल लगाया। 25,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि 30,000 गुणा में 5, जो कि गलत है। गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि 5 माह के बाद तो आया था वो, यानी कि 5 महीने बाद तो आया था, यानी कि 5 महीने वो एक के साथ नहीं था। तो पूरे साल में होते हैं 12 महीने, 5 महीने वो नहीं था, तो उसने पैसा कितने महीने के लिए लगाया होगा, तो 7 महीने के लिए लगाया होगा। तो यहां पर दोस्तों 5 नहीं आएगा, यहां पर 7 आएगा। यहां पर 5 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 7 आएगा। बात आई समझ में? बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी के अंदर यहां पर 5 लिख देते हैं, जो कि गलत है। रिपीट कर देता हूं, 5 महीने बाद वो आया था, ना कि उसने 5 महीने के लिए पैसे लगाए थे। अब एक बात बताओ कि जो बंदा था ही नहीं, उससे क्या मतलब है? हमें मतलब इस बात से है कि उसका पैसा व्यापार में कितने महीने के लिए रहा। तो कितने महीने के लिए रहा, तो आप कहोगे सर 7 महीने के लिए रहा। तो बात खत्म हो गई। यहां पर 3 0 से 3 0 कट गए, 5 के टेबल पे 5 5 25 और 5 6 30, 12 कटेगा क्या, कट जाएगा, 6 2 12। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 अनुपात 7। तो यहां 12 था, यहां 7 था। 7 क्यों था, क्योंकि उसने पैसा 7 महीने के लिए लगाया था। 7 महीने के लिए क्यों लगाया था, क्योंकि वो 5 महीने बाद आया था। 5 महीने बाद आया था, साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 में से जब 5 महीने था नहीं, तो वो था कितने समय के लिए, वो था 7 महीने के लिए। तो 30,000 रुपए 7 महीने के लिए, 25,000 12 महीने के लिए। जब आप इसकी काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी करने के बाद में आएगा 10:7, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी ने 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। यदि बी 4 महीने बाद शामिल हुआ हो तो, देखो ए और बी कितने महीने थे, सॉरी कितने आदमी थे, 2। थोड़ी सी लाइनिंग मिस्टेक है कि ए और बी ने 30,000 और 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ नहीं किया होगा। इसमें होगा कि एक व्यवसाय में ए ने लगाए कितने, 30,000 और बी ने लगाए कितने, 40,000। पैसा तो उनका कितना कितना है, 30,000 और कितना है, 40,000। इसने लगाए कितने रुपए, 30,000 रुपए। इसने लगाए कितने रुपए, 40,000 रुपए। तो इन दोनों लगाए 30,000 और 40,000 रुपए लगाए। यदि बी 4 महीने बाद शामिल हुआ हो, यदि बी क्या था, 4 महीने बाद शामिल हुआ था, तो 68,000 रुपए के कुल लाभ में टोटल प्रॉफिट कितना है, 68,000 रुपए। तो आपको यह बताना है कि अलग अलग हिस्सा कितना होगा, कि ए कितना होगा और बी कितना होगा। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं मैं कि इन अ बिजनेस एज इन्वेस्टमेंट इज 30,000 एंड बीज इन्वेस्टमेंट इज 40,000। ए की जो पूंजी थी वो 30,000 रुपए थी और बी की पूंजी 40,000 रुपए थी। ऐसा नहीं है कि इस सवाल की लैंग्वेज एग्जाम में नहीं है, ये सेम लैंग्वेज किसी एग्जाम में पूछी गई है, ये सेम की सेम लैंग्वेज एग्जाम में पूछी गई है। वो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि
बी ने मतलब दोनों ने आरंभ भी किया और बी 4 महीने बाद आया, ये कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, और इसी लैंग्वेज के साथ आया था ये, ठीक है ना। अब देखो, तो ए ने कितना लगाया 30,000 रुपए और बी ने लगाया कितना 40,000 रुपए। उसका कहने का मतलब है कि ए का इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए और बी का इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए है। उसने ये बताया कि बी 4 महीने बाद आया था। बी क्या आया था? बी 4 महीने बाद आया था। तो बी अगर 4 महीने बाद आया था, ए के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। जिस भी आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता उसका यह माना जाता है कि वो साल के शुरू से साल के अंत तक रहा होगा। ऐसे सवाल हम क्यों उठाते हैं? ऐसे सवाल मैं इसलिए उठाता हूं ताकि आपको हर एक चीज का जवाब मिले कि जी पेपर में अगर ना दिया गया हो तो क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ए के बारे में सवाल में कहीं भी कुछ भी नहीं दिया गया तो यह माना जाता है कि ए शुरू से लेकर अंत तक जो था बिजनेस के अंदर एक पार्टनर था, लेकिन बी जो था वो 4 महीने बाद आया था। तो बताओ दोस्तों, ए ने पूंजी कितने महीने लगाई होगी? 12 महीने, क्योंकि शुरू से एंड तक था। बी आया 4 महीने के बाद, तो बी कितना होगा? 8, क्योंकि टोटल महीने 12 हो गए। 12 में से 4 महीने बाद आया था, तो व्यापार में कितने महीने के लिए रहा होगा? आप कहेंगे सर 8 महीने के लिए रहा होगा। तो बस हो गया सवाल खत्म। 4 0 से 4 0 कट गए, 4 3 12, तो 3 3 9 बच गए इधर, और इधर कितने बच गए? 8। तो 9:8 में क्या बंट जाएगा? इनका प्रॉफिट बंट जाएगा। और आपने रेशियो पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो बस टोटल कितना था? 68,000 रुपए। 68,000 को बांटना है काय में? 9:8 में। काट दो। 68,000 रुपए क्या था भाई? 68,000 रुपए टोटल राशि थी। टोटल क्या था? लाभ था, प्रॉफिट था। टोटल प्रॉफिट था। तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो 68,000 रुपए किसकी वैल्यू आ गई? 17 की वैल्यू आ गई। मुझे चाहिए किसकी वैल्यू? मुझे चाहिए, अगर ए की चाहिए तो मैं 9 लगा दूंगा गुणा में, और मुझे बी की चाहिए तो मैं कितना लगा दूंगा? 8 लगा दूंगा। यानी कि 17 चौका 68, 74 68,000। तो 4,000 रुपए आ गई एक अनुपात की वैल्यू। तो अगर ए का निकालना है तो 4,000 को 9 से गुणा करवा देंगे, 36,000 आ जाएगा। और बी का निकालना है तो 4,000 का 8 से गुणा करवा देंगे तो 32,000 आ जाएगा। 68,000 रुपए टोटल था। टोटल अनुपात कितना था? 17। 68,000 के बटा में 17 लगा दिया, एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4,000। ए का निकालना है तो 4 9 36, और बी का निकालना है तो 4 8 32। इस बात पे अब ज्यादा अपने नहीं जाएंगे अंदर, क्योंकि मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये बातें पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक वीडियो हम छोटी बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने बातें आपको बताई बीच में, उनका थोड़ा ध्यान कीजिएगा, मोटिवेट होते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कल हम इस समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।